31 जनवरी की डेडलाइन दी थी, मरियम बीबी ने भी, बिलावल साहब ने भी, आप भी कहते रहे, कल खत्म हो गई और उसके बाद से अब तक आपके ऊपर एक मुसलसल तनकीद हो रही है कि पीडीएम जो है वो नाकाम हो गई है। ये तो मेरे ख्याल में कोई लोग हैं जो दिल को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं। ये तहरीकों का हमेशा एक तरीका होता है कि वो फौरन हमला करने की बजाय कुछ वक्त देती है, कुछ उनको डेडलाइन देती हैं ताकि हुज्जत पूरी हो जाए। पीडीएम एक जमहूरी तहरीक है और उसके तमाम तौर अतवार और उसकी हिकमत अमली जमहूरी उसूलों के बुनियाद पर होती है। तो जाहिर है कि हमने एक तारीख दी थी 31 दिसंबर की कि जिसमें तमाम पार्लिमानी अरकान वो अपने इस्तीफे पार्टी लीडर्स के पास जमा कराएंगे, सो वो हदफ भी हम मुकम्मल कर चुके हैं। और फिर दूसरा ये था कि 31 तक वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। 31 तक मुस्ताफ़ी होने का माना ये है कि एक वक्त देना पड़ता है उनको भी, और इस दौरान में अपने कारकुन वो एक बड़े फैसले के इंतजार में तैयारियां भी करते हैं और उसके लिए उनको मुनज़्ज़म होना पड़ता है, खुद अपनी जमात के सफ़ों में भी और फिर तमाम पार्टियों के दरमियान एक मुत्तहिदा मुश्तरका इक़दाम के लिए एक तैयारी भी करनी पड़ती है। तो ये वक्त देने पड़ते हैं, कारकुन को भी देने पड़ते हैं, अवाम को भी देने पड़ते हैं और हुकूमत पर भी एक हुज्जत तमाम करनी होती है। चुनांचे अब वो वक्त गुज़र चुका है, अब रियायत के दिन ख़त्म हो चुके हैं, अब सख्त फैसलों के दिन अब करीब आ चुके हैं और 4 फरवरी को जब हमारा सरबराही इजलास होगा तो उस पर तमाम सियासी पार्टियों के सरबराहान शिरकत करेंगे और अगली हिकमत अमली का इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक मुअस्सर किस्म का फैसला होगा। मौलाना, जो तनकीद की जा रही है कि सितंबर से यानी पीडीएम जब वजूद में आई है उस दिन से लेकर अब तक कोई खास प्रेशर अवाम की तरफ से नहीं आ सका इस हुकूमत के ऊपर, बावजूद इसके कि तकरीबन कोई 11 दिनों में इतने 11 रुपए पिछले 30, 35, 45 दिनों के अंदर जो बढ़ चुका है, महंगाई में रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा है और हुकूमत की परफॉर्मेंस पे तनकीद हो रही है। लेकिन क्या वजह है कि सारे बॉल एंड नो बॉल्स आ रही हैं और आप उसके ऊपर कोई छक्का नहीं लगा? मालूम कि आपकी इससे क्या मुराद है, यानी कोई इस्लामाबाद पर हमला कर दिया जाए, कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस पर धावा बोल दिया जाए, कोई पिंडी पर धावा बोल दिया जाए, क्या मुराद है आप लोगों का इस चीज से? हमने जलसों का एक तसलसल आपने देखा कई महीनों से जो जारी रखा हुआ है, उसमें जो आवाम की शिरकत में इजाफा हो रहा है और आपने खुद देखा कि बन्नू एक दूर दराज का इलाका और लोनालाई एक दूर दराज का इलाका और वहाँ पर जो आवाम की शिरकत थी उससे खुद आप अंदाजा लगाएं। अभी चंद रोज पहले हमने कराची में इसराइल नामंजूर के हवाले से जो मिलियन मार्च किया वो मिलियन से भी ज़्यादा कामयाब रहा और पूरे अरब दुनिया ने और फ़िलिस्तीनी क़ियादत ने, मस्जिद अक्सा की क़ियादत ने उसमें बराह रास्त ये अवाम की शिरकत थी, उसके अंदर पब्लिक उसमें आ गई थी। तो अवाम पाकिस्तान में तो उसको कोई हमने ज़्यादा नहीं देखा। ये तो खैर और बात है कि यहाँ पर जमहूरियत नहीं है। जहाँ जमहूरियत नहीं होगी वहाँ मीडिया कंट्रोल की जाएगी, वहाँ पर चैनल्स पर पाबंदी लगाई जाएगी, वहाँ पर ऐसे एंकर्स जो ज़रा खुलकर तनकीदी एक जायजा पेश करते हैं या ऐसे लोगों का इंटरव्यू करते हैं कि जो हुकूमत पे तनकीद करते हैं, तो फिर उन पर पाबंदी लगा दी जाती है। लेकिन कुछ लोग 10 या 20 आदमी बैठकर वो कहते हैं कि इसराइल को मंजूर होना चाहिए, उसके लिए बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट का एक अफसर एहतमाम करता है कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे शरीक हों और फिर तमाम चैनलों को हिदायत दी जाती है कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भरपूर तो पहुंचाया जाए। तो ये सारी चीजें आप खुद अंदाजा लगाएं कि क्या इनके दामन में इसराइल मंजूर करो का मवाद नहीं है मौजूद। लेकिन मौलाना, ये इसराइल मंजूर प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं हम नहीं करेंगे मंजूर, फिर आप बार बार झूठ बोलते हैं। तो इससे आपने खुद अंदाजा लगाया ना जी कि जो इसराइल मंजूर की बात करते हैं 5 आदमी बैठकर उनको आप तमाम चैनलों में दिखा रहे हैं जी। वो तो आपकी जमात से ताल्लुक उनका था ना, इसलिए आपको
ہماری جماعت سے اب تعلق نہیں تھا ان کا، ہم ان کو فارغ کر چکے ہیں، چھٹی انگلی کی طرح کاٹ چکے ہیں ان کو، لہذا ان کی کسی بات کو جمعیت علماء اسلام کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں آپ سے ایک اس حیثیت میں بھی کہ آپ کا تعلق میڈیا کے ساتھ ہے، اور تمام میڈیا سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو جمعیت علماء اسلام کا نام استعمال کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، نہ قانونی اور نہ اخلاقی۔ لیکن مولانا ہم اختلافات کی بات کریں، اب آپ پی ڈی ایم جو کہ کہتی تھی کہ اتحادی جماعتوں کے اندر ہم نقب لگا دیں گے، ان کو ان کے اتحادی چھین لیں گے، آپ کی اپنی جماعتوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے، پی ڈی ایم کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے۔ یہ تحریک کا روح ہوتی ہے کہ سخت حالات میں آپ کے ساتھ کون دیتا ہے جی، تو سخت حالات جب آ جاتے ہیں تو اس میں اپنے گھر کے لوگ بھی چھوڑتے ہیں، بعض اوقات سخت اوقات میں امام ابو حنیفہ کو بھی لوگ چھوڑ چکے، سخت اوقات میں احمد بن حنبل کو بھی لوگ چھوڑ چکے، سخت اوقات میں امام حسین کو بھی لوگ چھوڑ چکے۔ بہت سے دور آتے ہیں جب سخت حالات آ جاتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ ہلتے ہیں، سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور وہ بڑے فلسفیانہ انداز کے ساتھ، اور پھر ہمارے ملک پہ بدقسمتی سے وہ لوگ کہ جن کا جو پارٹی بغاوت پہ آتے ہیں اس کو سٹیٹ سپورٹ کرتی ہے۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ کیا سٹیٹ کا یہ کام ہے کہ وہ ملک کے اندر افراتفری پیدا کرے؟ آپ کا اشارہ ان قوتوں کی طرف ہے جن کے لیے آپ خود کہتے ہیں کہ ہماری جنگ ان سے نہیں ہے، ہماری عمران خان سے جنگ ہے۔ ایک اور پہلو ہے بس، اگر آپ کی بات کو میں یہ ایک اور پہلو ہے مسئلے کا، ہر چیز کو اس کے اپنے پہلو سے دیکھنا چاہیے۔ ہمارے ملک کی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ایک ادارہ ہے جو سرکار کے خزانے سے تنخواہ لیتا ہے جی، اور ملازم ہیں، اور باقاعدہ ملازمین کی طرح ان کی ترقی ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص کیپٹن بھرتی ہوتا ہے تو چلتے چلتے وہ آرمی چیف تک بھی پہنچ جاتا ہے جی۔ تو یہ سرکاری ملازمین ہیں۔ سرکاری ملازم جب سیاست میں مداخلت کرتا ہے تو وہ حلف اٹھا چکا ہوتا ہے کہ میں نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں سیاست میں مداخلت ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ ہمارا ان سے جھگڑا نہیں ہوتا، ان کا جھگڑا ہمارے ساتھ